नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 अतीत से वर्तमान इतिहास का पहला चैप्टर प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। कब, कहाँ और कैसे। तो पहला प्रश्न है, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य अधिक क्या होता है? मुनाफा कमाना होता है। मुनाफा मतलब पैसा कमाना होता है। क्या होता है? मुनाफा कमाना होता है। दूसरा प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे कहते हैं पुनः जागरण। क्या कहते हैं उसको? पुनः जागरण कहते हैं। आगे प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औद्योगिकरण। क्या कहा जाता है? औद्योगिकरण। ठीक है। आगे प्रश्न है, अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। किसका? तो अभिलेखागार में। ठीक है। आगे प्रश्न करेंगे, समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमा में परिवर्तन होता है। मतलब आज जो समय है वह बिहान क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, उसकी सीमा और उसका क्षेत्र भी। ठीक है। सही गलत करेंगे। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ प्रश्न प्रस्तुत करने का प्रयोग प्राप्त करता है। तो क्या होता है? सही होता है। ठीक है। आगे प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म पर बांटना जाना उचित था। तो नहीं, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। ये काम अच्छी नहीं है। आगे प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। तो ये भी गलत बात है, उन्होंने की थी। आगे प्रश्न है, ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में जानकारी मिलती है। ये गलत है, ये भी नहीं है। ठीक है। आगे प्रश्न करेंगे, आज़ादी के पहले हमारे देश की भौगोलिक सीमा आज़ादी के बाद भी रह गई। ये भी गलत है क्योंकि परिवर्तन हुआ। अब प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों से आप क्या फर्क पाते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। तो मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत जैसे अभिलेख, चट्टान, पत्थर, ताम्रपत्र, पांडुलिपि की मदद से कुछ खास लोग, विशेष शासकों के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। पर आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोतों की संख्या अधिक और व्यापक जानकारी वाले अधिक प्रामाणिक हो गए। आधुनिक युग में इन स्रोतों की संख्या और विविधता में भी वृद्धि हुई। यह स्पष्ट उदाहरण इसे समझा सकते हैं। मध्यकाल में हाथों से पांडुलिपि बनती थी। किससे बनती थी? तो हाथों से बनती थी, जिसकी संख्या बेहद सीमित थी। पर आधुनिक युग में छापे खाने, जिसको हम प्रेस भी कहते हैं, कि सरकारी विभाग की कार्रवाई तक के दस्तावेज कई प्रतियां बनना संभव हो गई। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियों को अभिलेखागार, पुस्तकालयों में देखा जा सकता है। अब ये सभी बड़े महत्वपूर्ण और क्या हो गए? ऐतिहासिक स्रोत साबित होते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस कालखंडों में बांटा, उसे आप सहमत हैं? तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। अपनी इस पुस्तक में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांट दिया। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि आधुनिक शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। ठीक है, उनके द्वारा माना गया था। ठीक है।
कालखंडों के निर्धारण को उस वक्त के लोग मान भी लिए, पर ऐसा करना गलत है। किसी भी स्थान या देश के इतिहास का निर्धारण मात्र उस देश के शासक के धर्म पर नहीं होता है। इसके पीछे कई कारक भी काम करते हैं, जिनमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजनीतिक आदि कारण भी शामिल हैं। जेम्स मिल का भारतीय इतिहास के कालखंडों का बंटवारा का जो आधार था, यानी शासकों का धर्म ही ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार है, बेहद दरकानूनी विचार था और मैं इसे संकीर्ण विचार से सहमत नहीं हूँ। मतलब मेरा व्यक्तिगत राय है कि यह विचार गलत है। ठीक है, आगे प्रश्न है, सरकारी दस्तावेज को हम कैसे और कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? तो याद रखिएगा, अभिलेखागार, पुस्तकालयों में हम सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नरी के दफ्तर, कचहरी के रिकॉर्ड रूमों में भी सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। अब तो सीडी बनाकर भी सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। आप भी अपने यहाँ देखिएगा कि आपके जो ज़मीन का कागज़ होता है उसको माँ संदूक में रखती है या कहीं सुरक्षित जगह पर रखी जाती है। अपने सर्टिफिकेट को ही देख लीजिए। चौथा प्रश्न है, यूरोप में परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल का निर्माण में सहायक हुई? तो आधुनिक काल के निर्माण में यूरोप में परिवर्तन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में पुनः जागरण मतलब फिर से जागना का आंदोलन फैला। इसके तहत लोगों ने आंदोलन करके स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू कर दिया। राजनीतिक का इसका असर पूरे विश्व के अन्य भागों पर भी पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक युग के कई देश गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की, क्योंकि उस समय क्या था, राजतंत्र था और वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं थी। साथ ही यूरोप में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति का असर पूरे विश्व पर पड़ा। लगभग हर देश इससे प्रभावित हुए। इससे अन्य देश में भी क्या है, अन्य देश में भी लगा और मशीन पर उनसे बनने वाले सामान पर निर्भर होने लगे। इन यूरोपीय घटनाओं ने आधुनिक काल की प्रगतिशील दुनिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई? इसके द्वारा कुछ ऐसे तथ्यों को सूचना का संकलन करें जिससे हमें ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पता चले। तो भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, कब हुई थी? 1872 में। तो यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद।